हेलो हाय वेलकम नमस्ते, मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो सेमेस्टर 6 के उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है जिनके पास सब्जेक्ट है इंडियन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। और इस वीडियो से हम बात करेंगे लेसन नंबर 4 के इंट्रोडक्शन की, यानी कि यहाँ से हमारा लेसन नंबर 4 शुरू हो जाएगा। लेसन नंबर 3 तक की वीडियोस ऑलरेडी यूट्यूब पे मैंने अपलोड कर दी है। जिन तक वीडियोस ना देखी हो पहले जाके वो वाली वीडियोस जरूर देख लेना, उसके बाद ही लेसन नंबर 4 के ऊपर आना। तो लेसन नंबर 4 जो है वो हम बात करेंगे किसके बारे में, इश्यूज इन इंडस्ट्रियल सेक्टर, यानी कि इंडस्ट्रियल सेक्टर में किस किस तरह की प्रॉब्लम्स थी, कौन कौन से इश्यूज थे, वो हम यहाँ से देखना शुरू करेंगे। और इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स ऑलरेडी प्रिपेयर हो चुके हैं विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर पीडीएफ। जिन बच्चों को नोट्स परचेज करने हैं वो इस नंबर पे जाए 9667836336 यहाँ पे व्हाट्सएप करके नोट्स भी ले सकते हैं। अब हम चालू करते हैं आज का कंसेप्ट। पहले समझते हैं इस कंप्लीट चैप्टर का लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या रहने वाला है, यानी कि हमें कौन कौन सी चीजें जो हैं वो समझनी होंगी चैप्टर के अंदर। तो हम सब जानते हैं कि हमारी इकोनॉमी जो है वो 3 सेक्टर्स पे डिपेंडेंट है। वो 3 सेक्टर कौन कौन से थे? प्राइमरी सेक्टर जिसमें मेन क्या था, एग्रीकल्चर। सेकेंडरी सेक्टर जिसमें मेन क्या है, इंडस्ट्रीज। तीसरा सेक्टर कौन सा है? तीसरा सेक्टर है हमारा टर्सरी सेक्टर, जिसको क्या बोलते हैं, सर्विस सेक्टर। तो पिछले चैप्टर में मैंने सिर्फ और सिर्फ बात करी थी कि एग्रीकल्चर को लेके हमें किस किस तरह के पॉलिसीज की जरूरत पड़ेगी, कैसे उसमें कौन कौन से इश्यूज हैं, कैसे वो इश्यूज रिजोल्व कर सकते हैं, वो मैंने पूरा चीज देखी हमने एग्रीकल्चर के बारे में लेसन नंबर 3 के अंदर। लेकिन लेसन नंबर 4 में हम सिर्फ और सिर्फ एक चीज के ऊपर बात करेंगे, वो चीज क्या है, हमारी इंडस्ट्रीज। तो अगर मैं आज बात करूं इंडस्ट्रीज की, तो हम सब जानते हैं कि इंडस्ट्रीज जो है ना, गवर्नमेंट ने इंडस्ट्रीज को लेके भी जो है वो पॉलिसी बनानी शुरू कर दी थी। कब से? जब हमारा देश आजाद हुआ था, यानी कि जब हम इंडिपेंडेंट हो गए थे उसके बाद ही गवर्नमेंट ने इनके ऊपर पॉलिसी बनानी शुरू कर दी। और यही नहीं, 1948 से ही जो है हमारे रिफॉर्म्स आने शुरू हो गए थे इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट को लेके। यानी कि हम सब जानते थे कि जब तक इंडस्ट्रीज के लेवल पे हम ग्रो नहीं करेंगे, ठीक है, यानी कि जब तक हमारी इंडस्ट्रीज ग्रो नहीं करेगी, डेवलप नहीं करेगी, तब तक जो है हमारी इकोनॉमी के अंदर पॉवर्टी मौजूद रहेगी, अनएम्प्लॉयमेंट मौजूद रहेगी। और जैसे ही इंडस्ट्रीज पूरी तरीके से ग्रो कर जाएंगे, कहीं ना कहीं अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी। जब अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी इसका मतलब क्या, लोगों को रोजगार मिलेगा। रोजगार मिलेगा तो पैसा आ रहा है, पैसा आ रहा है तो सिंपल सी बात है लिविंग स्टैंडर्ड भी क्या लोगों का अच्छा होगा और गरीबी दूर होगी। तो ये चीज थी इंडस्ट्रीज के अंदर। लेकिन अब दिक्कत क्या है कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इतना आसान नहीं है, सबसे मुश्किल होता है इंडस्ट्रीज को डेवलप करना। इसका एक मेन रीजन क्या है, क्योंकि इसमें जो है ना रिसोर्सेज काफी महंगे लगते हैं। जब तक आप टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट नहीं करोगे, ठीक है, ज्यादा कैपिटल यूज नहीं करोगे, क्योंकि इंडस्ट्री के लिए पैसा ही मोटा चाहिए। भाई जितनी बड़ी इंडस्ट्री लगाओगे उतना फालतू ऐसे पैसा चाहिए। और यही नहीं, जो सोशल ओवरहेड कॉस्ट है, यानी कि जो बाकी फैसिलिटीज हैं, जैसे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम डेवलप करना, पावर सप्लाई डेवलप करना, ठीक है, उन सब चीजों में भी जो है पैसा लगता है। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन इतना आसान नहीं था। अब बात है कि चलो भाई आसान तो नहीं था, लेकिन गवर्नमेंट ने जो है वो किस किस तरीके से कौन कौन से इनिशिएटिव ले, कौन कौन सी पॉलिसीज लॉन्च करी हमें जो है यहाँ पे इंडस्ट्रियल लेवल पे डेवलप करने के लिए। तो चलो अब शुरू करते हैं लर्निंग ऑब्जेक्टिव। तो यहाँ पे पहला पॉइंट क्या है हमारे पास, यहाँ पे explain the progress, challenges and policy initiative across various industrial segment in India। तो हमें यहाँ पे समझना होगा कि जो गवर्नमेंट है उसने यहाँ पे किस किस तरह के प्रोग्रेस के लिए बोली है, चैलेंजेस कौन कौन से थे, प्रोग्रेस किस तरीके से किया इंडस्ट्री के लेवल पे, चैलेंजेस कौन कौन से थे, एंड पॉलिसी इनिशिएटिव कौन कौन से पॉलिसी इनिशिएटिव लिए अक्रॉस वेरियस इंडस्ट्रियल सेगमेंट, वो भी अलग अलग इंडस्ट्रियल सेगमेंट्स के अंदर इन इंडिया। दूसरा पॉइंट क्या आया, रिकॉग्नाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इन जनरेटिंग लो एंड सेमी स्किल्ड जॉब्स। अब यहाँ पे क्या है, हमें समझना पड़ेगा कि इंपॉर्टेंस क्या है मैन्युफैक्चरिंग की इन जनरेटिंग लो एंड सेमी स्किल्ड जॉब, वो भी जनरेट करने में लो और सेमी स्किल्ड जॉब्स को, एंड प्रमोटिंग कम्युनिटी डेवलपमेंट। एक बार समझते हैं इंडस्ट्रीज का मेन मतलब क्या है। जो भी हमारे गुड्स बनते हैं अलग अलग टाइप की, चाहे वो कोई मशीनरी हो, ठीक है, चाहे किसी चाहे वो अभी मरकरी हो, ठीक है, किसी भी तरह के जनरली जो गुड्स बनते हैं वो सब कहाँ पे बनते हैं, इंडस्ट्रीज के अंदर बनाए जाते हैं। तो सिंपल सी बात है, जब गुड्स जो है वो इंडस्ट्रीज के अंदर जनरेट किए जाएंगे तो उसके लिए लोग भी चाहिए। पहले तो 2 चीज चाहिए, एक तो हमारा ह्यूमन कैपिटल, दूसरा कैपिटल इन्वेस्टमेंट, जिसको क्या बोलते हैं, मशीनरी भी लगानी पड़ेगी, एडवांस इक्विपमेंट भी यूज करने पड़ेंगे, ठीक है, उन चीजों को जनरेट करने के लिए। तो वही चीज यहाँ पे है। तो किस तरीके से जो हमारा ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, इंडस्ट्रियल सेक्टर है, वो सेमी स्किल्ड जॉब लेके आता है, यानी कि लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है, और जनरेटिंग लो एंड सेमी स्किल्ड जॉब, तो जो किस प्रोवाइड करता है वो हम इस पॉइंट की तरफ देखेंगे। तीसरा पॉइंट हमारे पास यहाँ पे क्या आता है, वो भी इंपॉर्टेंट है, वो क्या है, आइडेंटिफाई पब्लिक पॉलिसी प्रायोरिटीज फॉर एनहेंसिंग कॉम्पिटिटिवनेस थ्रू डीरेगुलेशन। अब हमें समझना पड़ेगा कि पब्लिक पॉलिसी प्रायोरिटी को किस किस तरह की होनी चाहिए, ताकि जो हम है वो एक तरह से कॉम्पिटिटिवनेस को बढ़ा सकें डीरेगुलेट करके।
ठीक है, क्योंकि देखो दो तरह चीजें होती हैं, एक होता है रेगुलेशन। अगर आप मैं बात करूं इनिशियल लेवल पे इंडस्ट्रीज की इंडिया के अंदर, तो उस टाइम पे गवर्नमेंट का रेगुलेशन बहुत ज्यादा था। गवर्नमेंट खुद लाइसेंस प्रोवाइड करती थी, इन्हें रेगुलेट करती थी, ठीक है। और जो हमने यहाँ पे ग्लोबलाइजेशन को बंद कर रखा था, लिबरलाइजेशन बंद था उस टाइम पे, तो कॉम्पिटिटिवनेस भी जो फर्म के अंदर इनके डोमेस्टिक बिजनेस के लिए नहीं था। ये सारी पॉलिसीज बाद में आई, बाद में हमने फॉरेन कंट्रीज का ट्रेड ओपन किया, लेकिन स्टार्टिंग में जब हम लोगों ने इंडस्ट्री फोकस किया था तो हमें सिर्फ अपने डोमेस्टिक बिजनेस को डेवलप करना था, इसलिए हमने बाकी चीजों को क्या रखा था, यहाँ पे दूर रखा हुआ था, यानी कि फॉरेन मार्केट को हमने यहाँ पे स्टार्टिंग लेवल पे दूर रखा हुआ था इन चीजों से। तो वही चीज यहाँ पे है। फिर फोर्थ पॉइंट हमारे पास यहाँ पे क्या आता है, फोर्थ पॉइंट है एनालाइज प्राइवेट सेक्टर स्ट्रेटेजीज फॉर फॉरवर्ड प्लानिंग एंड इंक्रीज्ड R&D इन्वेस्टमेंट्स। अब यहाँ पे क्या आता है हमारे पास कि प्राइवेट सेक्टर की किस किस तरह की यहाँ पे स्ट्रेटेजीज थी, ठीक है, किस किस तरह से उन्होंने प्लानिंग करी, कैसे उन्होंने डेवलपमेंट करने के ऊपर बात करी, कैसे वो नए इक्विपमेंट्स लेके आए। क्योंकि हम सब जानते हैं कि इंडिया जो है वो अभी भी मिक्स्ड इकोनॉमी है, और स्टार्टिंग लेवल पे भी क्या था, मिक्स्ड था। और मिक्स्ड क्या, उस टाइम पे गवर्नमेंट के कंट्रोल में बहुत सारी चीजें होती थी, आज तो फिर भी कम चीजें हैं। आज तो प्राइवेट सेक्टर जो है वो इंडिया में काफी बढ़ चुका है, लेकिन उस टाइम पे प्राइवेट सेक्टर बहुत कम था। ऑलमोस्ट सारी चीजें गवर्नमेंट के खुद के कंट्रोल में थी। और यही नहीं, गवर्नमेंट जो है वो ज्यादातर कंपनीज में अपना जो है अपना इक्विटी शेयर, अपना हिस्सा 50% से ऊपर रखते थे उस टाइम पे। तो ऐसे हालात थे, यानी कि मैं कह सकता हूँ कि उस टाइम पे रेगुलेशन जो है ना वो बिजनेस के ऊपर ज़्यादा था गवर्नमेंट का। लेकिन बात हम सब भी ये बात जानते हैं कि गवर्नमेंट के लिए बिजनेस चलाना कितना मुश्किल है, क्योंकि गवर्नमेंट सिर्फ जो है ना काम करता है सोशल वेलफेयर के लिए। लेकिन वहीं पर अगर मैं बात करूँ प्राइवेट सेक्टर, तो प्राइवेट सेक्टर के लिए बिजनेस रन करना काफ़ी ईजी होता है। और यही नहीं, वो एफिशिएंसी भी लेके आते हैं बहुत से तरह की, है ना। तो अब आगे हमारे पास यहाँ पर अगला पॉइंट क्या आएगा, तो हमें समझना था कि जो प्राइवेट सेक्टर है वो किस किस तरह की स्ट्रेटजीज को फॉलो कर रहा है, ठीक है, और किस किस तरह की प्लानिंग कर रहा है, ताकि वो जो है वो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स को इंक्रीज कर सके और यही नहीं इंडस्ट्रीज को डेवलप कर सके प्रॉपर तरीके से। अगला जो पॉइंट है हमारे पास वो क्या है, फिफ्थ पॉइंट, एक्सप्लेन द हिस्टोरिकल एंड कंटेम्प्रेरी इंडस्ट्रियल पॉलिसीज इंक्लूडिंग द रोल ऑफ प्राइवेटाइजेशन। हमें समझना पड़ेगा कि हिस्ट्री में जो है हम लोगों ने किस तरह की इंडस्ट्रियल पॉलिसीज को अपनाया और यही नहीं किस तरीके से प्राइवेटाइजेशन किया अपनी इकोनॉमी के लिए। क्योंकि आज भी अगर हम किसी सेक्टर में लैग करते हैं ना, तीनों सेक्टर्स में से, चाहे वो हमारा प्राइमरी हो, सेकेंडरी, टर्सरी हो, तो आज भी हमारा सिर्फ वो सेक्टर है इंडस्ट्रीज के लेवल पे, यानी कि सेकेंडरी सेक्टर। यानी कि सेकेंडरी सेक्टर अभी भी हमारा जो है वो उस लेवल पे डेवलप नहीं हो चुका है जिस लेवल पे हमारा एग्रीकल्चरल डेवलप है, या फिर मैं कह सकता हूँ कि सर्विस सेक्टर डेवलप है। अगर हमारा इंडस्ट्रीज जो है, इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है वो इतना डेवलप हो जाएगा इंडिया का, तो सिंपल सी बात है जो इतनी भी हमारी अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोजगारी है, वो सारी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। अब अगला जो पॉइंट हमारे पास वो क्या आता है, सिक्स्थ पॉइंट, एक्सेस द परफॉर्मेंस ऑफ की इंडस्ट्रियल सेक्टर। अब परफॉर्मेंस कहते हैं की इंडस्ट्रियल सेक्टर की। सेक्टर कौन कौन से, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स काफी इंपॉर्टेंट रोल था इसका भी, ऑटोमोबाइल सेक्टर ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जिसमें हम व्हीकल्स वगैरह बनाते हैं। इसके अलावा सीमेंट तो भाई आप ये मानो कि मैं बता रहा हूँ भी एशिया के बाद ना, मतलब एशिया के अंदर चाइना के बाद अगर सबसे ज्यादा कोई सीमेंट प्रोड्यूस करता है ना तो वो इंडिया है ग्लोबल लेवल पे। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे क्या है, कोल, ठीक है, फार्मास्यूटिकल्स भी काफी अच्छी है हमारी, मतलब जो ड्रग्स हैं, ठीक है, फार्मास यानी कि जो भी दवाइयां वगैरह हैं, उसमें जो है इंडिया जो काफी चीप कॉस्ट में अच्छी दवाइयां जो है प्रोवाइड करवाता है। तो वो चीज़ है यहाँ पे। तो आगे पॉइंट देखते हैं हमारे पास 7 पॉइंट। तो इन सारे बिजनेस के हम डीप में बात भी करेंगे आने वाली वीडियोस के अंदर, बहुत मैं डीप में समझाऊंगा हर एक सेक्टर को। इसके बाद जो 7th पॉइंट है वो क्या है, इवेल्युएट रीसेंट गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स लाइक प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव PLI स्कीम। तो गवर्नमेंट ने यहाँ पे कुछ इनिशिएटिव लिए ताकि वो इंडस्ट्रीज को प्रॉपर टाइम से ग्रो करवा पाए, डेवलप करवा पाए। तो वो कौन कौन से थे, उसमें एक तो हमारा था इनिशिएटिव प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, कि जिसका जैसा प्रोडक्शन होगा ना उसको उतनी अच्छी इंसेंटिव प्रोवाइड की जाएगी। हो सकता है गवर्नमेंट सब्सिडीज प्रोवाइड करती हो प्रोडक्शन के हिसाब से, तो वो चीज। एंड सपोर्ट मैकेनिज्म फॉर MSME। और अब ये MSME क्या है हमारे पास यहाँ पे, ये हो गया आपका माइक्रो और, ठीक है, स्मॉल लेवल सेक्टर, ठीक है। अब ये समझते हैं इसको, अगर हम पढ़ेंगे अभी वीडियो के आखिरी में। फिर क्या आता है हमारे पास यहाँ पे 8th पॉइंट, तो इसका मतलब क्या था कि भाई सपोर्ट मैकेनिज्म का सिंपल सा मतलब ये था कि जो भी हमारे छोटे मोटे बिजनेसेस हैं उनको सपोर्ट कैसे किया जाएगा डेवलप करने में और ग्रो करवाने में। इसके बाद 8th पॉइंट क्या है, आइडेंटिफाई द डिस्कस चैलेंजेस फेस्ड बाय द इंडस्ट्रियल सेक्टर। इसके बाद हमें वो चैलेंजेस देखने होंगे कि जो एक इंडस्ट्रियल सेक्टर को फेस करने पड़ते हैं।
खासकर माइक्रो और स्मॉल लेवल पे, जैसे मैंने अभी ऊपर बात करी कि गवर्नमेंट जो है वो सपोर्ट मैकेनिज्म तैयार करती है, लेकिन किस सेक्टर के सपोर्ट मैकेनिज्म? वो सिर्फ सपोर्ट मैकेनिज्म बनाते हैं किसके लिए? या तो स्मॉल लेवल पे या फिर माइक्रो लेवल पे, इसको हम बोलते हैं फिर मिडिल लेवल पे जो बिजनेस परफॉर्म कर रहे हैं। यानी कि उन कंपनी से फोकस होता है जिनका मार्केट कैप क्या है, कम है, ठीक है, बाकी कंपनी से। क्योंकि जिनका मार्केट कैप अच्छा है, जो लार्ज कैप इंडस्ट्रीज हैं, उनके पास पहले ही बहुत सारा पैसा है, तो वो आराम से इनोवेटिव आइडियाज पे काम भी कर सकते हैं, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट भी कर सकते हैं। लेकिन दिक्कत किनको पड़ती है? जो स्मॉल लेवल पे परफॉर्म कर रहे हैं, तो उनके लिए काम करना जरूरी था। तो आइडेंटिफाई द डिस्कस चैलेंजेस फेस्ड बाय द इंडस्ट्रियल सेक्टर सच एज इनएडिक्वेट R&D इन्वेस्टमेंट, करप्शन, बहुत बार करप्शन भी होता है, ये भी एक दिक्कत है। स्किल मिसमैच, कई बार स्किल भी जो है उस काम से मैच नहीं करी थी जो काम हमें वहाँ पे करवाना होता है। इसके बाद सप्लाई चेन वल्नरेबिलिटी, तो सप्लाई से नहीं बहुत सारी दिक्कत लेके जाती हैं। तो ये सब जो है ना कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिसको हम आने वाली वीडियो में डीप में समझेंगे, और क्या क्या गवर्नमेंट ने यहाँ पे इनिशिएटिव लिए हर एक प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए, वो भी हम समझेंगे यहाँ पे। अब जो हमारा अगला पॉइंट है, 9th पॉइंट, वो क्या है? एक्सप्लोर इमर्जिंग ट्रेंड्स एंड फॉर्मुलेट रिकमेंडेशंस फॉर प्रमोटिंग सस्टेनेबल इंडस्ट्रियल ग्रोथ इन इंडिया। अब यहाँ पे हमने बात करी कि हम जो है वो कैसे इमर्जिंग ट्रेंड्स को पहचान सकते हैं, क्योंकि मैंने बात करी इंडस्ट्रीज में जो है हम क्या बनाते हैं, गुड्स, तो हमें वो गुड्स बनाने चाहिए जो ट्रेंड में चल रहे हैं, जो लोगों की डिमांड के अंदर है, जिनकी लोग डिमांड कर रहे हैं। अगर कोई भी इंडस्ट्रीज जो है वो ऐसे गुड्स पे ध्यान दे रही है जिनकी इकोनॉमी के अंदर डिमांड ही नहीं है, तो उन गुड्स बनाने का कोई भी फायदा नहीं है, क्योंकि वो सेल ही नहीं कर पाएंगे, फिर कहीं ना कहीं जो है लॉस होगा, तो इकोनॉमिकली जो है हम क्या हो जाएंगे, डाउन चले जाएंगे। तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा जो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है सस्टेनेबल इंडस्ट्रियल ग्रोथ इन इंडिया, कि हम जो है वो इंडस्ट्रियल ग्रोथ को सस्टेनेबल कैसे बना सकते हैं, यानी कि इंडस्ट्री को ऐसे ग्रो करवाना है, ठीक है, कि वो ग्रोथ जो है वो टिकाऊ हो, यानी कि उसका बेनिफिट आज भी मिले, आने वाले टाइम में भी मिले, ऐसी ग्रोथ होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि इंडस्ट्री आपने स्टार्टिंग में तो बना ली और बाद में वो डेवलप नहीं कर पा रहे प्रॉपर तरीके से, तो ऐसा कोई फायदा नहीं है। तो सस्टेनेबल इंडस्ट्रियल ग्रोथ डेवलपमेंट होना भी क्या है, बहुत जरूरी है। फिर क्या आता है अगला पॉइंट? अगला पॉइंट हमारे पास क्या है इसका? इंट्रोडक्शन। अब इंट्रोडक्शन समझते हैं, बस फिर खत्म कर देंगे इस वीडियो को। अब इंट्रोडक्शन में है क्या? मैन्युफैक्चरिंग रिमेन्स अ क्रूशियल सेक्टर फॉर जनरेटिंग लो एंड सेमी स्किल्ड जॉब्स। अब जो मैन्युफैक्चरिंग है वो हमारा क्या है, एक काफ़ी क्रूशियल सेक्टर है फॉर जनरेटिंग लो एंड सेमी स्किल्ड जॉब। वो भी किसके लिए? कि या तो यहाँ पे लो और सेमी स्किल्ड जो है वो इजीली प्रोवाइड हो जाएगी, ब्रिंगिंग डेवलपमेंट क्लोजर टू कम्युनिटीज, और इसके जरिए क्या होगा कि कहीं ना कहीं जो है हम डेवलपमेंट लेके आ सकते हैं, कि लोगों को छोटी मोटी जॉब जो है वो इंडस्ट्रीज के अंदर प्रोवाइड हो जाती है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, अगर कई लोग जो है वो कहीं पे काम नहीं कर पा रहे तो उन्हें जॉब कहाँ पे मिलती है? फैक्ट्रीज के अंदर, इंडस्ट्रीज के अंदर। मानता हूँ लो लेवल ऑफ इनकम होता है उन लोगों के लिए जो या तो अनस्किल्ड है या फिर सेमी स्किल्ड है, लेकिन हाँ जो प्रॉपर तरीके से उस फील्ड में स्किल्ड है, जिनको मशीनें ऑपरेट करनी आती हैं, ठीक है, जिन्होंने टेक्नोलॉजिकल नॉलेज ले रखी होती है, तो उनकी सैलरी उस फील्ड में भी क्या होती है? सही होती है। सैलरी कम किन की होती है? जो लो लेवल पे या फिर अनस्किल्ड काम कर रहे होते हैं, और वो तो हर फील्ड में है, आप चाहे इंडस्ट्रीज में काम करो चाहे किसी फील्ड में काम करो, लेकिन अगर अनस्किल्ड जॉब कर रहे हो, यानी कि आपकी जॉब को कोई भी रिप्लेस कर सकता है इजीली, इसका मतलब क्या है कि आपकी सैलरी कम ही रहेगी। तो हमेशा सैलरी उसकी ज़्यादा होती है जिसकी जॉब जो है वो रिप्लेसेबल नहीं होती है, कि मतलब हम जो है उसको जो है बहुत जल्दी रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। मतलब एक पर्सन है जिसके जो हाईली स्किल्ड है, जिसके पास अपनी स्किल से काम करने का अपना तरीका है, ठीक है, प्रॉपर नॉलेज उसे काम करने की, तो उससे बहुत जल्दी ना कोई दूसरा पर्सन रिप्लेस नहीं कर पाएगा, इसलिए उसकी वैल्यू मार्केट में क्या होती है? ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू, ठीक है, बाकी लोग। तो ये तो सबको पता ही है, ये एक बेसिक फंडा है इस इकोनॉमी में पैसे ज़्यादा अर्न करने का। अगर आप बहुत जल्दी रिप्लेसेबल हो, इसका मतलब है कि आपकी सैलरी उतनी ही कम होगी, और आप जितना कम रिप्लेसेबल रहोगे, ठीक है, उतनी आपकी सैलरी क्या होगी? फालतू होगी। क्यों? क्योंकि आपकी मार्केट में डिमांड रहेगी, क्योंकि आपको बहुत जल्दी कोई रिप्लेस नहीं कर पा रहा, आपके पास एक हाई स्किल है, ठीक है। तो इसके लिए कंपनी जो है इंसेंटिव वगैरह ही पे करती है और हायर सैलरी भी पे करती है, तो वही चीज़ यहाँ पे है। इसके बाद क्या आता है हमारे पास अगला पॉइंट? पब्लिक पॉलिसी प्रायोरिटाइज इनहेंसिंग कॉम्पिटिटिवनेस थ्रू डीरेगुलेशन। अब जो पब्लिक पॉलिसी है, पब्लिक यानी कि यहाँ पे गवर्नमेंट की पॉलिसी की बात कर रहा हूँ मैं, तो गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या है कि भाई जो हम जो है वो इंक्रीज करें क्या? कॉम्पिटिटिवनेस, मतलब इकोनॉमी के अंदर क्या करें? कंपटीशन क्रिएट करें, किनके बीच में? अलग अलग फर्म्स के बीच में, अलग अलग इंडस्ट्रीज के बीच में। इससे क्या होगा? इससे बेनिफिट मिलेगा डायरेक्ट कंज्यूमर को। कंज्यूमर को बेनिफिट क्या मिलेगा? कि कंज्यूमर को अच्छे गुड्स
जो है वो चीप रेट पे अवेलेबल हो जाएंगे। प्रोड्यूसर को भी बेनिफिट मिलेगा, कैसे? जब कंपटीशन क्रिएट होता है ना, तो हर एक जो प्रोड्यूसर है वो कुछ नया ट्राई करने की सोचता है कि भाई मैं कुछ ऐसा क्या इनोवेटिव करूं कि मेरे प्रोडक्ट की डिमांड बाकी पूरे मार्केट में प्रोडक्ट से क्या हो, ज़्यादा हो। तो इस तरीके से है ना, कंट्री के अंदर नए नए प्लान्स भी आती है, नई नई डेवलपमेंट भी होती है, इनोवेशंस भी होती हैं। उन सब चीज़ों के लिए ये जो पॉइंट है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो थ्रू डी रेगुलेशन, और ये कब होता है? जब एक गवर्नमेंट जो है वो डी रेगुलेशन का फैसला लेते हैं कि हम जो है हम तुम्हें फ्री छोड़ रहे हैं, यानी कि मार्केट को फ्री छोड़ दिया ऑपरेट करने के लिए, तब ये चीजें देखने को मिलती हैं हमें। तो वाइल प्राइवेट सेक्टर शुड फोकस ऑन फॉरवर्ड प्लानिंग एंड इन्वेस्टिंग, ठीक है। और यहाँ पे जो प्राइवेट सेक्टर है वो फोकस किस पे करता है कि भाई वो प्रॉपर तरीके से प्लान करता है हर एक चीज को, फॉरवर्ड प्लानिंग एंड इन्वेस्टिंग इन क्वालिटी विया इंक्रीज R&D स्पेंडिंग। इसका मतलब जो हमारा प्राइवेट सेक्टर है वो प्रॉपर तरीके से प्लान करता है हर एक चीज को और अपनी इन्वेस्टिंग्स को कि मुझे किस सेक्टर में कितना पैसा लगाना है, ठीक है, और कितना पैसा इन्वेस्टमेंट पे खर्च होगा, हर चीज का प्रॉपर प्लान होता है। तब जाके जो है एक इंडस्ट्रीज डेवलप होनी शुरू होती है। इसके अलावा एक पॉइंट और जिसकी बात हम क्या कर रहे थे, MSME, यानी कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। MSME की फुल फॉर्म होती है ये, जहां पे हम ध्यान देते हैं सिर्फ और सिर्फ माइक्रो लेवल पे जो इंडस्ट्रीज है उनकी, या फिर माइक्रो लेवल जो फर्म है उनकी, या फिर जो स्मॉल लेवल पे है, या फिर जो मीडियम लेवल पे है, क्योंकि इनके पास जो है पैसा बहुत कम होता है, मार्केट कैपिटल इनकी बहुत कम होती है, जिसकी वजह से अगर इन्हें इनोवेशन करना है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट करनी है, तो इन्हें पैसों के लिए डिपेंडेंट होना पड़ता है किसी दूसरे लोगों पे, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पे। तो ऐसे केसेस में गवर्नमेंट जो है वो इनकी हेल्प करती है, इनको पैसा प्रोवाइड करती है कि भाई आप जो है वो अपनी इंडस्ट्रीज की ग्रोथ पे ध्यान दो। तो सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस CPSE, यानी कि ऐसा सेक्टर जो गवर्नमेंट के खुद कंट्रोल में है, सेंटर के कंट्रोल में है, एंड इंडस्ट्रियल R&D इनोवेशन। इसके बाद अगला पॉइंट क्या है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इज क्रूशियल फॉर ग्रोथ ऑफ एनी नेशन। जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है वो काफी इंपॉर्टेंट है किसी भी कंट्री की ग्रोथ के लिए। अगर कंट्री को करवाना है तो इंडस्ट्रीज को डेवलप करना होगा, यानी कि बिजनेसेस को लगना होगा, बिजनेस को लगाना होगा, जिसके बाद मैं पहले भी काफी वीडियोस में कर चुका हूं कि अगर किसी कंट्री की इकोनॉमी वेल डेवलप्ड है तो उसका एक मेन रीजन क्या है कि वहां पे इंडस्ट्रीज हैं, वहां पे बिजनेसेस हैं और अच्छे बिजनेसेस हैं, जिसकी वजह से जो है वो पूरी इकोनॉमी पे कहीं ना कहीं अपने कंट्रोल कर पा रहे हैं और अपनी इकोनॉमी को डेवलप करवा पा रहे हैं। तो वही चीज है कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इज क्रूशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ एनी नेशन। अगर किसी भी नेशन को ग्रोथ करना है तो उसमें इंडस्ट्रीज का होना बहुत जरूरी है। इंडिया एम्बार्क्ड ऑन इट्स जर्नी ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, और इंडिया ने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी कब, जब वो आजाद हुआ था, आफ्टर गेनिंग इंडिपेंडेंस इन 1947। इसके बाद द इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1948, यहाँ पे पहली पॉलिसी आई 1948 के अंदर, फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इन इंडिपेंडेंट इंडिया, आउटलाइन द रोल ऑफ स्टेट इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बोथ एज एंटरप्रेन्योर्स एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी। जहां पे गवर्नमेंट ने काम किया क्या कि वो यहाँ पे इंडस्ट्री डेवलप करने लग गए, ठीक है, ताकि जो लोग हैं उसके अंदर क्या है, एंटरप्रेन्योरियल स्किल आए, यानी कि लोग जो है वो बिजनेस करना शुरू करें। गवर्नमेंट ने फ्री छोड़ दिया बिजनेस करने के लिए, एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाई कि इन्हें कोई भी हार्म ना कर पाए, इसके लिए प्रॉपर रेगुलेशन भी होना चाहिए ताकि कोई भी इंडस्ट्री, कोई भी फर्म किसी दूसरी फर्म को हार्म करने की कोशिश ना करे। तो स्टार्टिंग में गवर्नमेंट ने रेगुलेटरी बॉडी भी बनाई थी। अब यहाँ पे एक पॉइंट और आता है, इसके अलावा बहुत सारे एक्शन आए, जैसे कि लिबरलाइजेशन स्टार्ट हो गया, ग्लोबलाइजेशन स्टार्ट हो गया, ठीक है, वो हुआ आने वाले टाइम के अंदर, यानी कि फ्यूचर में जो बिजनेस है, स्टार्टिंग में तो गवर्नमेंट ने पूरा ध्यान दिया सिर्फ डोमेस्टिक बिजनेस ग्रो करने पे, इसलिए गवर्नमेंट ने फॉरेन बिजनेस से कंपटीशन बिल्कुल ही कम कर रखा था। लेकिन बाद में क्या हुआ, गवर्नमेंट ने फ्री ट्रेड कर दिया, यानी कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट स्टार्ट कर दिया, जिसकी वजह से कंपटीशन जो है वो और बढ़ने लग गया, क्योंकि अब जो है वो डोमेस्टिक बिजनेस को कम्पीट करना पड़ रहा था किसके साथ, फॉरेन बिजनेसेस के साथ। जिसका बेनिफिट ये हुआ कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट अपने कंट्री के अंदर आ रही है, ठीक है, और दूसरा बेनिफिट क्या हुआ, कंपटीशन राइज करने की वजह से कहीं ना कहीं हमारी इंडस्ट्रीज जो है वो और इनोवेटिव आइडियाज पे काम कर रही है, ठीक है, और इनोवेशंस आ रहे हैं। इसके अलावा जो कंज्यूमर्स हैं उनको अच्छे गुड्स और अच्छी सर्विसेज कम से कम प्राइस में अवेलेबल हो जाती है। तो ये सब बेनिफिट था किसका, जब लिबरलाइजेशन आया और ग्लोबलाइजेशन आया। तो अभी टॉपिक खत्म नहीं हुआ है, इंट्रोडक्शन के भी कुछ पॉइंट बाकी हैं, जैसे कि गवर्नमेंट ने डिसइन्वेस्टमेंट चालू क्यों किया। जैसे अभी भी देखोगे आप तो गवर्नमेंट ने ऑलमोस्ट डिसइन्वेस्टमेंट जारी रखा हुआ है अपना। अब जो गवर्नमेंट है वो बिजनेस से हट रही है। गवर्नमेंट का कहना क्या है कि अगर हमारी कंट्री को, इंडिया ग्रो करना है तो ज्यादातर चीजें प्राइवेट सेक्टर के हाथ में होनी चाहिए, क्योंकि वो जो है वो एफिशिएंट तरीके से काम करते हैं एज कंपेयर टू गवर्नमेंट सेक्टर। जैसे मैं एग्जांपल ही दूं, अब इंडियन रेलवे जो है वो गवर्नमेंट का पार्ट है, गवर्नमेंट उसे रन करती है। वहीं मेट्रो की बात करूं, ठीक है, चाहे DMRC की बात कर लो आप, दिल्ली मेट्रो की, ठीक है, तो अलग लेवल की फैसिलिटीज है, वहाँ प्रॉपर AC वगैरह है। मानता हूँ थोड़ा प्राइस ज्यादा
चार्ज करते हैं, लेकिन अगर उनकी फैसिलिटीज़ देखोगे तो इंडियन रेलवे के कंपैरिजन में उनकी फैसिलिटीज़ जो है वो काफ़ी अच्छी हैं, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर जो है भले ही पैसा चार्ज करता हो, ठीक है, लेकिन उनकी सर्विसेज जो है वो अच्छी क्वालिटी की, हाई क्वालिटी की होती हैं। इसलिए जो गवर्नमेंट है वो ज़्यादातर चीज़ों से अपना हाथ हटा रही है पीछे बिजनेस से, कि बिजनेस करना हमारे बस की नहीं है। बिजनेस दे रही है प्राइवेट सेक्टर करने के लिए, और खुद ध्यान किसमें दे रही है, सिर्फ और सिर्फ सोशल वेलफेयर के इंफ्रास्ट्रक्चर पे, कि कैसे सोशल वेलफेयर के लिए या फिर पब्लिक फैसिलिटीज़ के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। तो उन पे मेन फोकस है किसका, गवर्नमेंट का। और आपको दिख भी रहा होगा कि अब जो है प्राइवेटाइजेशन जो है वो बहुत बड़े लेवल पे चल रहा है इंडिया के अंदर। तो आज का टॉपिक हम यहीं पे रोकते हैं। अभी इंडस्ट्रीज़ के सिर्फ हमने इंट्रोडक्शन के बारे में बात करी है। उम्मीद है सारे टॉपिक आपको क्लियर हो गए होंगे आज की वीडियो के, ठीक है। तो हमने कुछ खास बात भी नहीं करी, आज सिर्फ हमने इंडस्ट्रीज़ का इंट्रोडक्शन किया है। आने वीडियो में बात करेंगे कि किस किस तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं, कैसे कैसे वो सोल्व हुई अब तक इंडस्ट्रीज़ के अंदर, लेकिन सिर्फ और सिर्फ हम बात करेंगे किसके बारे में, इंडस्ट्रीज़ के बारे में, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ऐसी वीडियोज़ के लिए। अब जिसको जो उतार सकता है मैं उतारूँ बोर्ड के सामने से। मिलेंगे अगली वीडियो में, यहाँ पे हम बात करेंगे इसके नेक्स्ट कंसेप्ट के बारे में। अब जिसको जो उतार सकता है मैं बोर्ड के सामने से।